किसानों के प्रदर्शन पर पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया सामने आई। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि कुछ लोग किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान बहकावे में ना आए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक ये आंदोलन किसानों के हाथों से निकल चुका है और नक्सल और माओवादी इसे चला रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी दावा किया कि किसान आंदोलन माओवादियों और अलगाववादियों के हाथ में चला गया है। The minister's statement, Piyush Goyalji's statement, that probably this whole negotiation has been hijacked. The farmers' protest, which is on questions of they not being clear, probably is gotten hijacked by such elements for whom protest in India is now becoming an exercise to, recover some of their lost ground, bring the brotherhood from all over the world, and also have all the old boys associations stand up and speak from their respected think tanks centers, and also those who have a column space available for publishing in global newspapers to publish articles against this government. Sum and substance of what I want to say here, Maria, it looks as if these are all windows of opportunity for those disgruntled elements which are hijacking every protest to destabilize this government. अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। मुद्दे से चर्चा होनी चाहिए, हर प्रावधान पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। मंत्री होने के नाते नहीं, एक किसान होने के नाते ये कह सकता हूँ कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर का मच अवेटेड रिफॉर्म है, बहुप्रतीक्षित रिफॉर्म है। और वो इसलिए कि इस भारत की बदहाल कृषि व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्वामीनाथन साहब के अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया था, उस आयोग ने व्यापक विचार विमर्श के बाद में, स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद में, प्रदेशों के बातचीत के बाद में, एक्सपर्ट से बातचीत के बाद में जो रिकमेंडेशंस की थी, उन रिकमेंडेशंस की लगभग सब रिकमेंडेशंस 99.99% रिकमेंडेशंस को माननीय मोदी जी की सरकार ने न केवल स्वीकार किया, अपितु उनको पर काम भी किया है। अगर किसानों के मन में यह चिंता आई कि भाई एमएसपी को लिखित करके सरकार दे दे, वो भी तैयार हुआ सरकार ने। सरकार कोई जिद में नहीं है, किसान हितैषी सरकार है। किसानों की मन में भ्रम ना रहे, हम सब कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं नीचे तक सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उसकी आड़ पे देश की अखंडता को तोड़ने के लिए बात करेंगे, देश में अशांति पैदा करने के लिए बात करेंगे, सरकार निश्चित रूप में उसको संज्ञान में लेगी। पीएम ने भी जब किसान और कृषि कानूनों के बारे में बात की तो कहीं ना कहीं ये एक बात सामने रखी कि छोटे किसानों को इसका ज्यादा फायदा होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बता दूंगा। पहले जब आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें खालिस्तानी थे, फिर आंदोलन शुरू हुआ इसमें पाकिस्तानी बताया उन्होंने, फिर आंदोलन शुरू हुआ नक्सलवादी बताया, फिर आंदोलन शुरू हुआ इसे दूसरा और बता दिया, फिर एक और बता दिया कि अब जल कर किसके फोटो लगा दिए, फिर अब किसानों को छोटे बड़े में बांट रहे। ये किसानों की चैन इतनी मजबूत है कि इन्हें कुंडा नहीं पाने का सरकार कहीं ढूंढती रही हो। इन्हें कहाँ से ये घुसेंगे वो दरवाजे का नहीं इसको पता चलने का। ये घूम हो चारों तरफ, ये सारी चीज बताओ, ठीक है। ये अभी मैं आपको कल गोला लाठी की बात बताई थी, अभी आपको अभी किसान चैन बनाएगा, अब उस चैन की कमजोर कड़ी आप ढूंढ देना कहाँ है। तो ये जो संगठनों का जो एक तालमेल बना है, इसकी कमजोर कड़ी को ढूंढना चाहते हैं, अब ये किसानों को बांटना चाहते हैं। भारी बारिश और हाई टाइड की वजह से इटली का वेनिस शहर पानी पानी हो गया। बताया गया कि शहर को हाई टाइड से बचाने के लिए समंदर में खास तौर पर रबर की दीवारें तैयार की गई थीं, लेकिन जानकारी के मुताबिक जब आफत आई तो दीवारों को काम पर लगाया नहीं गया, जिस वजह से पानी शहर में घुस गया। और हाल ये हो गया कि नहरों के शहर कहे जाने वाले वेनिस में नहरों और सड़कों का फर्क ही मिट गया। जो नावें सिर्फ नहरों पर चला करती थीं, उन्हें लोगों ने पानी से भरे रास्ते पर भी चलाना शुरू कर दिया।
जगह जगह घुटनों तक पानी भरा नजर आया। सामने आई एक तस्वीर में तो कुछ लोग प्लास्टिक के बड़े बड़े थैले पैरों में पहनकर रास्ता पार करते दिखे। दुकानों में भी पानी घुसा तो लोगों की शामत आ गई। बड़े बड़े पाइप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि वेनिस को हाई टाइड से बचाने के लिए जुलाई में ही एक एंटी फ्लड सिस्टम का ट्रायल किया गया था, लेकिन वो काम तभी करता है जब समंदर में हाई टाइड का स्तर 130 सेंटीमीटर तक हो। इतने का अनुमान नहीं था, लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि हाई टाइड का लेवल इसके पार चला गया। नतीजा ये हुआ कि एंटी फ्लड सिस्टम एक्टिवेट न होने की वजह से वेनिस शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत के तापमान में भी भारी गिरावट आई। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस बार वहां के पिथौरागढ़ में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई। पहाड़ों, पेड़ों और मकानों पर बर्फ का कब्जा हो गया। बर्फबारी की वजह से वहां की कुछ सड़कें गुम हो गईं। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग बर्फ में फंसी एक गाड़ी को धक्का देते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ सैलानी बर्फबारी का मजा लेते नजर आए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां की कुछ सड़कों पर 8 इंच तक बर्फ की मोटी परत जम गई। पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के बीच ही कई लोग अपने रोजमर्रा के काम की वजह से सड़कों से गुजरते हुए भी नजर आए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ गाड़ियां सड़कों से बर्फ को हटाती हुई दिखाई दी। कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल के शिमला में भी देखे गए, जहां के कई मकान और सड़कें बर्फ से ढक गए। कुछ सड़कों पर तो 1 फुट तक मोटी बर्फ की चादर जम गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ गाड़ियों की छतों पर भी बर्फ की परत नजर आई। कुछ सड़कों पर बर्फ नहीं थी, लेकिन फिसलन की वजह से वहां से गाड़ियां संभल कर गुजरती दिखीं। इजराइल की अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व अधिकारी हाइम एशड ने एलियन से संपर्क होने की जानकारी दी। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड में न केवल एलियन मौजूद हैं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ उनका संपर्क भी है। लेकिन दावा है कि दुनिया इस हकीकत को मानने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है, इसलिए वो अब तब तक दुनिया के सामने नहीं आएंगे जब तक हम उनकी हकीकत मानने को तैयार ना हो जाए। दावा यह भी किया गया कि इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी है, जो ये राज सबको बताने वाले थे, लेकिन एलियन ने ही उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बताया गया कि मंगल ग्रह पर एलियन ने अपना अड्डा बना रखा है, जहां अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रतिनिधि और उनके बीच बातचीत भी होती है। इतना ही नहीं, एलियन और अमेरिका के बीच एक गुप्त समझौते का भी दावा किया गया, जिसके मुताबिक एलियन अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अंतरिक्ष को और समझने में जुटे हैं। हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम 1 हफ्ते के लिए टाल दिया। किसान आंदोलन के मुद्दे पर दिल्ली कूच की योजना बना रहे हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देकर अपना दिल्ली कूच का कार्यक्रम टाल दिया। इससे पहले हनुमान बेनीवाल को हरियाणा पुलिस ने शाहजहांपुर में रोक दिया था। दिल्ली के सभी बॉर्डर को खोलने और कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है। केंद्र ने नए कृषि कानूनों पर मचे घमासान के बीच भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कुछ लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बिहार के नालंदा पहुंचने वाले पर्यटकों को वहां की खूबसूरती आने वाले वक्त में पहले से ज्यादा लुभाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नालंदा में बनाए जा रहे राजगीर जू सफारी को केंद्र में भारत में चिड़ियाघरों की निगरानी करने वाली संस्था सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे आधुनिक जू सफारी होगी, जो 480 एकड़ जमीन पर 177 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी। इस जू सफारी में पहुंचने वाले सैलानी वहां बख्तबंद गाड़ी में घूमेंगे। राजगीर जू सफारी में शेर, बाघ, चीते, भालू, हिरण समेत कई दूसरे जानवरों को भी रखने की व्यवस्था होगी। कोशिश है कि इसे अगले साल 21 जनवरी तक लोगों के लिए खोल दिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से मुलाकात की और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। हरियाणा के किसानों ने कृषि बिलों का स्वागत किया और इसे बहुत अच्छा बताया। हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया
और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फ़ायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। इस कानून के अनुसार किसान को आज़ादी है, वो जहाँ मर्जी बेचे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है तो वो आड़ती से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान से हमारा समझौता होगा कंपनी से, भी इस रेट पे हम बेचेंगे, ये उसकी सारी फैसिलिटी आएंगी। आज जो ये आंदोलन है वामपंथियों का और जो तोड़फोड़ करने वाले का, यो असल में किसान आंदोलन नहीं रहा, उसका राजनीतिक रूप ले लिया है। ई पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था, हम बहुत खुश हैं इस पे। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन सिर्फ खालिस्तान या और ट्रैली में हथियार या पता नहीं क्या क्या रखा, वो किसान का कोई रोल नहीं। सारे कांग्रेस वो कहते हैं आप भी चलो, ट्रैक्टर लेकर जाओ, ट्रैक्टर की दिहाड़ी है। जो गेहूं का भूसे बनाते थे ट्रैक्टर, वो आज आंदोलन में आए, दिहाड़ी ले गए। जो गन्ने की मैं किसान हूँ, गन्ने की मैं काम करता हूँ, जो ऑनलाइन से हमारी पेमेंट आ रही है, हम इससे बड़े खुश हैं। इन कानूनों से मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये जो ऑनलाइन पेमेंट आ रही है, इनसे मैं बहुत खुश हूँ। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक केमिकल प्लांट में इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा प्लांट आग की लपटों में धधकने लगा। आग की वजह से प्रशासन ने प्लांट के 3 किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर न निकलने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि यह हादसा आसपास रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। आग इतनी बड़ी थी कि सामने आई तस्वीरों में उसकी लपटों की आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी मीलों दूर से ही दिखी। बताया गया कि प्लांट में धमाके की वजह से पास के घर तक दहल उठे। आसमान से बनाए गए वीडियो में पूरा केमिकल प्लांट जलता नजर आया। एक कोना ऐसा नहीं दिखा जहां आग ने तांडव न किया हो। इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज जारी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में नए सुरक्षा कानून का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। नए कानून के तहत वहां की पुलिस को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसके खिलाफ वहां पिछले कुछ दिनों से काफी हंगामा हो रहा है, जिसे रोकने के लिए पेरिस के चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रदर्शन में शामिल लोगों को जबरन हिरासत में लेते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने बीच सड़क पर एक स्कूटर को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों की पुलिस वालों के साथ कई बार धक्का मुक्की भी हुई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, कई प्रदर्शनकारी पुलिस की सख्ती का विरोध करने के लिए सड़कों पर ही लेट गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें जबरन सड़कों से उठाकर हिरासत में ले लिया। भीड़ में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस पर पटाखों से भी हमला कर दिया। हालात बिगड़ते देख भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की गई, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। बैनर पोस्टर लिए हजारों की तादाद में लोगों ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला और नए सुरक्षा कानून को वापस लेने की मांग की। मकान मालिक और किराएदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यूपी में जल्द ही आदर्श किराएदारी अधिनियम लागू किया जाएगा। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि किराएदारी कानून लागू होने के बाद यूपी में बिना एग्रीमेंट कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा, और जो लोग किराएदार रखेंगे उन्हें 3 महीने के अंदर किराया प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा मकान मालिक एक बार किराया तय होने के बाद उसे मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे। किराएदारों के लिए नियम यह होगा कि उन्हें रहने वाली जगह की देखभाल करनी होगी और वो बिना पूछे घर में तोड़फोड़ नहीं कर पाएंगे। अगर किराएदार 2 महीने का किराया नहीं दे पाएगा तो मकान मालिक को उसे अपने घर से हटाने का अधिकार होगा। दावा यह किया गया कि कानून लागू होने के बाद मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी है। श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला दर्रे के पास बर्फ को हटाने का काम जोरों से चल रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश है कि किसी भी सूरत में लद्दाख तक की सड़क बंद ना हो पाए। माइनस तापमान और मुश्किल हालात में जोजिला दर्रे से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के महासचिव रऊफ शरीफ को ईडी ने हिरासत में ले लिया। रऊफ शरीफ को केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। बताया गया कि वो एयरपोर्ट से विदेश भागने की फिराक में था। रऊफ शरीफ पर हाथरस की घटना में जाति के नाम पर हिंसा फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया कि अगले महीने तक देश में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां
गलत दिशा में गाड़ी चलाना एक आदमी को काफी महंगा पड़ गया और इसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने ऐसा क्यों किया ये तो फिलहाल पता नहीं चला। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें गाड़ी चला रहा ड्राइवर उसे उल्टी दिशा में दौड़ाता नजर आया। इस दौरान वो सामने से आ रही दूसरी कारों से भी टकराते टकराते बचा। लॉस एंजलिस की व्यस्त सड़कों पर इस तरह की ड्राइविंग को देख पुलिस की 4 गाड़ियां उसके पीछे लग गईं। लेकिन मजाल थी कि उस पर कोई फर्क पड़ता, बल्कि उसने तो पुलिस को छकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सड़क पर उसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा थी। उसका पीछा कर रही पुलिस जब उसके बेहद करीब आ गई तो उसने फिर उसे चकमा दे दिया। हालांकि पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसे पकड़ लिया। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि 24 से 48 घंटे के अंदर किसान आंदोलन का हल हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र ने अधिकतर मांगों को मान लिया है और कुछ पर बात करने के लिए तैयार है। मैं होपफुल हूं जिस तरीके से चर्चा केंद्र सरकार कर रही है कि वो भी चाहती है कि इस पे नतीजे निकले और जिससे किसानी का भी लाभ हो। जो उनके सुझाव थे केंद्र ने लिखित में अधिकतम मानने का काम किया है। 1-2 सुझावों पे कहीं आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाए। ये एक्ट जो हमने बनाए थे ये लोगों के भले के लिए, किसान के फायदे के लिए, कि हम अब भी कहते हैं कि सारा एक्ट किसान के हित में था, किसान के भले में था, किसान का फायदा करने वाला था, उसकी आमदन बढ़ाने वाला था। लेकिन अगर किसानों को इसको तसल्ली नहीं होती, हमने फिर भी जैसे उन्होंने चाहा उसकी हमने अमेंडमेंट प्रपोज की और अनफॉर्चुनेट के वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अच्छी बात है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी किसान भाइयों का ये आंदोलन में उनकी जीत हो, सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो बिल बनाया वो किसानी के लिए बनाया है और जो किसान नहीं चाहता वो उसको कैंसिल किया जाए, उसको वापस लिया जाए। और जैसे भी किस सरकार को किसानों के साथ बैठ के इस बात का हल निकालना चाहिए, जितनी जल्दी निकाल लेंगे उतनी जल्दी ही देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा, अन्नदाता अपने घर जाएगा और सरकार को भी अच्छा बोलेगा। चौटाला जी के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो हरियाणा के नेता हैं। हरियाणा वाले भाइयों के साथ उनकी बातचीत हो सकता है चलती रही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नेता हमारी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, हमारे मसले के हल निकालने के लिए आगे आया तो उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। ये जो गतिरोध है दूर होना चाहिए और सरकार अगर इस उस पर आ रही है कि हम बिल वापसी लेंगे और किसानों की जो डिमांड है उसको मानेंगे तो किसान कहाँ पीछे है। त्रिशूर से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक भारी भरकम मगरमच्छ एक घर में घुस गया। लिहाजा उस पर काबू पाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को वहां बुलाना पड़ा, जिसके बाद घर में घुसे मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वो मगरमच्छ लगातार उन लोगों पर हमले की कोशिश में दिखा। जब उस पर काबू पाने के लिए प्लास्टिक के एक पाइप का सहारा लिया गया तो उस वक्त भी अपनी पूरी ताकत दिखाकर उसने सबको डराने की कोशिश की। जैसे तैसे मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर घर से बाहर लाया गया। उसका वजन इतना ज्यादा था कि लोग रास्ते में रुक रुक कर उसे आगे ले जाते दिखे। बाद में उसे नदी में ले जाकर छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र के बीड में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जन्मदिन के कार्यक्रम में केक खाने के लिए एक साथ कई लोग टूट पड़े, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी भी शामिल हुई। लेकिन जैसे ही केक काटकर वो लोग मंच से उतरे, वहां हंगामा खड़ा हो गया। कई लोग केक खाने के लिए मंच पर चढ़ गए और उन्होंने उसे लूटना शुरू कर दिया। केक खाने की होड़ में कुछ बच्चे भी शामिल दिखे। कई लोग एक दूसरे पर टूट भी पड़े। मंच पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। जिसके हाथ केक का जितना हिस्सा आया उसे लेकर जाता दिखा। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गईं। ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क पहनना जरूरी समझा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। इसके अलावा केक काटने से पहले वहां जमकर आतिशबाजी भी हुई। भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए चीन से हजारों हाईटेक ड्रोन लिए, जिनकी मदद से भारत में हथियार भेजने और आतंकियों की घुसपैठ करवाने की तैयारी है।
साथ ही भारतीय सुरक्षा बल की गतिविधियों पर भी इन ड्रोन के जरिए नजर रखने का प्लान है। खबर है कि चीन के इंजीनियर पीओके में मौजूद आतंकियों को इन ड्रोन को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस काम में पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के अफसर भी शामिल हैं। आज जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों का छठा चरण है। इस चरण में जम्मू के अंदर DDC की 17 सीटों के लिए जबकि कश्मीर में 14 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु के धर्मपुरी हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक की 10 गाड़ियों से टक्कर हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने ऐलान किया कि जब देश में कोरोना की वैक्सीन आएगी तो केरल के सभी नागरिकों को वो वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। अमेरिका के ओमाहा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक मकान में अचानक धमाके के बाद आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये धमाका कैसे हुआ इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन हादसे के बाद उस मकान से धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया जो आसपास के इलाके में भी फैलने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड हालात पर काबू पाने में जुटी नजर आई। ओमाहा शहर में हुए इस हादसे के बाद आसपास के लोग खौफ से भर गए और उन्होंने इसे काफी डराने वाला बताया। धमाके और आग की वजह से मकान का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया जबकि बाकी बचे हिस्सों से धुआं उठ रहा था जिन पर दमकल कर्मी पानी की बौछार करते दिखे। हादसे के बाद उस इलाके में कुछ देर के लिए जैम भी लग गया। RLP अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध के बाद दिल्ली कूच का प्लान स्थगित कर दिया। हालांकि 7 दिन के किसानों की मांग नहीं मानने पर हनुमान बेनीवाल ने NDA से नाता तोड़ने और दिल्ली कूच की धमकी दी है। इससे पहले आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने शाहजहांपुर में रोक दिया और हरियाणा की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने हाईवे पर न सिर्फ बैरिकेडिंग की बल्कि भारी फोर्स तैनात कर दी गई। इसके बाद हाईवे पर बेनीवाल ने 2 घंटे के जाम के बाद केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देकर कूच स्थगित कर दिया। जयपुर दिल्ली हाईवे पर शाहजहांपुर बॉर्डर पे है और शाहजहांपुर बॉर्डर में अब हरियाणा की तरफ है और हरियाणा की तरफ आप देखिए कि बॉर्डर के एक तरफ सुरक्षा के कितने बड़े बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है यहाँ पर, हरियाणा पुलिस के जवान हैं और आप पूरी तैयारी के साथ में आ रहे हैं। फिर इसके अलावा भारी तादाद में सुरक्षा जाब्ता लगाया गया। पूरा हाईवे जयपुर दिल्ली हाईवे है। ये जयपुर दिल्ली हाईवे पे जहाँ देखेंगे वहीं चप्पे चप्पे पर पूरे हाईवे को सील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हरियाणा पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स तमाम जवान तैनात हैं। इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई हाईवे पे कि दोनों तरफ यहाँ पर इस वक्त पूरे हाईवे को यहाँ पर पुलिस ने एहतियात के तौर पर हरियाणा पुलिस ने इधर से रोक दिया गया। हनुमान जी आप बॉर्डर पे जमे हुए हैं और दोनों तरफ से हाईवे जाम है। देखिए हमने ये तो हमारा ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 7 दिन के अंदर आज हमारे RLP के तीनों विधायकों के साथ देश के अंदर जो कृषि बिलों को वापसी को लेकर आंदोलन चल रहा है, उस कृषि विरोधी जो तीनों बिल है, किसान विरोधी, उन तीनों बिलों का समर्थन मतलब उनकी जो विरोध है उस विरोध के बारे में हमने पहले ही कह दिया था। तीनों बिल किसान विरोधी है और आंदोलन को समर्थन हमने पहले ही दे दिया था। लेकिन आज 12 तारीख हमने पहले तारीख दे रखी थी कि बॉर्डर से हम दिल्ली कूच करेंगे और करीब 15,000 के करीब संख्या है जो कोटपुतली से हम रवाना हुए हैं, जिसके अंदर हमारे तीनों विधायक भाई रामस्वरूप जी कथाना, पूर्व मंत्री और जितनी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम है वो साथ हैं। और गृह मंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास रात को भी आया, आज दिन के अंदर भी आया और उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आप किसी न किसी तरह बात करो आप लोग, हम चाहते हैं। तो मैं 7 दिन का समय मैंने मेरी तरफ से बात करने का, चूँकि मैं NDA के अंदर हूँ, अभी NDA छोड़ा नहीं है, लेकिन ये तय है कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो हनुमान बेनीवाल NDA से अलग होगा। कोरोना काल में देश में रोजगार बढ़ाने के मकसद से मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत मौजूदा वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि साल 2020 से 2023 तक सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसका मकसद कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का दावा है कि इस योजना से 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। कोविड के दौरान जिन लोगों की नौकरियां छूटी हैं उन सबको हम पुनः नौकरी पर देने की बात कर रहे हैं।
किसानों ने 14 दिसंबर को पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक किसान अनशन करेंगे। सर, जिस तरह से सरकार बातचीत की अगर बात करती है तो आप बात करने जाएंगे और क्या बात रखेंगे? आप तो अपने स्टैंड अभी भी क्लियर कर चुके हैं कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे कोई बात इससे आगे नहीं होगी, इससे कम पे कोई बात नहीं। जब हम पहले गए तो हमने तैयारी करके उनकी कमियां गिनाई थी। अब हम जाएंगे वहाँ जाकर जो और कमियां हैं उनको गिनाएंगे कि आपके कानून में ये भी कमियां हैं। ये हम उनको बताएंगे कि जितना आप रख रहे हैं संशोधन के बाद जितना आप रख रहे हैं इनको उसमें कितनी कमियां हैं, कैसे हमारी खेती की तबाही कर रहा है। संशोधन मंजूर नहीं है? संशोधन मंजूर नहीं है। अच्छा, अब आगे किस तरह से रास्ता रहेगा? अनशन कितने, एक दिन का होगा? एक दिन का। अच्छा, 14 तारीख का 8 से लेकर 5 बजे तक। अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में एक मकान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच महाभारत की वजह बन गया। वहां प्रदर्शनकारियों से इस मकान को खाली कराने में पुलिस के पसीने छूट गए। लोग टस से मस होने को तैयार नहीं हुए और कब्जा छुड़वाने पहुंची पुलिस से भिड़ गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि दिन दहाड़े पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सड़क पर बवाल होता नजर आया। पुलिस का सब्र जब जवाब दे गया तो उसने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू कर दी। उसने उन्हें खदेड़ने के लिए पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मकान तक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। लोहे के जंगले, चेन, लकड़ी के फट्टे जो मिला वही सड़क पर बिछा दिया। पुलिस का रास्ता रोकने के लिए जमीन पर ईंट पत्थर तक रख दिए गए। बताया गया कि इस मकान को गिरवी रखवाया गया था, लेकिन कर्ज न चुका पाने की वजह से सितंबर में कोर्ट ने इसमें रहने वाले परिवार को मकान खाली करने का आदेश दे दिया। लोगों को भनक लगी तो उन्होंने कोरोना काल में परिवार के सिर से छत छीनने के इस ऑर्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और घर के आसपास अपने तंबू गाड़ दिए। फिर जब पुलिस उन्हें हटाने के लिए वहां पहुंची तो उनकी उससे झड़प हो गई, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के पानीपत में टोल प्लाजा को फ्री करवाने के बाद पंजाब और हरियाणा के कई किसानों ने मिलकर जश्न मनाया। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली बॉर्डर के लिए पंजाब से निकले किसान पानीपत के टोल प्लाजा पर पहुंचे थे, जहां कुछ किसानों ने तय कार्यक्रम के तहत टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया, जिसके बाद पंजाब के किसानों का काफिला उस हाईवे से होकर गुजरने लगा। इसी बीच कुछ किसान टोल प्लाजा पर रुक गए और अपने साथी किसानों के साथ मिलकर संगीत की धुन पर डांस किया। पंजाब से दिल्ली की तरफ आने वाले किसान कई ट्रैक्टरों और दूसरी गाड़ियों में सवार दिखे। किसानों के इस काफिले को देखकर पानीपत के किसान भी जोश से भर गए और उन्होंने आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी की। इसके साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इसमें 6 महीने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसान है, ये डरने वाली कौम नहीं है। हरियाणा के किसानों ने राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से किसानों के समर्थन में खड़े होने की अपील भी की। दिल्ली के पास नोएडा में पालतू कुत्तों के लिए एक पार्क बनाने की तैयारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये पार्क नोएडा के सेक्टर 137 में 2 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसके 6 महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक इस पार्क में कुत्तों के खेलने के अलावा उनके खाने पीने का इंतजाम होगा। साथ ही कुत्तों की देखभाल और उनके इलाज की सुविधा भी पार्क में मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए वहां ट्रेनर का भी इंतजाम किए जाने पर विचार किया गया है। शहर के ही कई लोगों ने कुत्तों को टहलाने के लिए पार्क बनाने की मांग नोएडा अथॉरिटी से की थी, जिसे हरी झंडी दे दी गई। चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि 2 गाड़ियों की टक्कर होने से यह हादसा हुआ। हादसे में घायल सभी लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस घटना पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी एक ट्वीट कर दुख जताया गया। मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल ने डोंगरी इलाके से एक घर में छापा मारकर एक ड्रग तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि महिला के घर से भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद की गई, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। इसके अलावा पुलिस को महिला के घर से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ। अमेरिका की लगाई पाबंदियों की वजह से ईरान के लिए कोरोना वैक्सीन खरीदना मुश्किल हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधित दवाएं बनाने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। प्रतिबंध जो है जिनमें कोरोना का टीका भी शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 में अमेरिका ने ईरान के तेल और गैस उद्योग के साथ बैंकिंग सेक्टर पर प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि अमेरिका का कहना है कि दवाइयों जैसी जरूरी चीजें पाबंदियों के दायरे में नहीं आती, लेकिन कई देशों के बैंक और कंपनियां ईरान के साथ किसी भी तरह का कारोबार करने से कतरा रही।
क्योंकि वो अमेरिका की दुश्मनी मोल लेने का खतरा नहीं उठाना चाहते। यही वजह है कि ईरान ने खुद वैक्सीन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन करने जा रहे पंजाब के किसानों ने पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचने पर डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। पानीपत में किसानों ने अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक हर जिले की तरह पानीपत टोल प्लाजा को भी फ्री करवा दिया। इसके बाद किसानों ने पानीपत टोल प्लाजा पर डीजे पर लगातार डांस किया और पैसे भी उड़ाए। इस दौरान किसानों ने कहा कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अधिकारों को लेकर ही वापस लौटेंगे। नोट कहाँ उड़ा रहे हैं, ये तो हम सेवा कर रहे हैं भाई साहब, खुशी है, भाईचारा है, कब कब ये मौका मिला है, ठीक है, इसके लिए वो कर रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक बड़ी इमारत आग की लपटों में घिरी थी। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल की 1-2 गाड़ियों से काम नहीं चल सकता था। आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आग बुझाने के दौरान ही उस इमारत की पूरी छत ढह गई। इस घटना ने दमकल कर्मियों को भी डरा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और चारों तरफ से पानी की बौछार करना जारी रखा। उन्होंने इमारत के पास हाईवे पर भी कुछ गाड़ियों को तैनात कर दिया ताकि ऊंचाई से पानी डालकर आग को जल्द बुझाया जा सके। हालांकि इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया और तब तक इमारत में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अच्छी बात यह रही कि कोई भी इस आग की चपेट में नहीं आया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया और दावा किया कि पार्टी के गृह संपर्क अभियान के दौरान उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मारे गए कार्यकर्ता के परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए और शव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। बीजेपी के कुछ लोग भी अस्पताल पहुंचे और इस हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। आंदोलन आरो যেতে তীব্র থেকে তীব্রতর হয় আমি বলতে পারবো না মারের বদলা আরেকটা খুন। जबकि टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राजनीतिक रंग लागाले हबे ना और व्यक्तिगत कारणों से होते पारे। इसके साथ ही टीएमसी ने मारे गए परिवार वालों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी की तरफ से दी गई सफाई को मानने से इनकार कर दिया। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी को ही हत्या का जिम्मेदार ठहराया और पीड़ित परिवार से मिलने अपने घर से निकल पड़े। इसी बीच एक पुराने मामले में उनसे पूछताछ करने के लिए कुछ पुलिस वाले उनके घर पहुंच गए, जिन्हें उनके घर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बल के जवानों ने ये कहकर अंदर जाने से रोक दिया कि वो घर पर नहीं है। पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही कई लोग सांसद के घर के बाहर जमा हो गए। इसके बाद बीजेपी सांसद ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, 6 लोग वुंडेड हैं, जिनको मैं देखने जाने वाला था। इतना ही नहीं, सांसद ने ये भी आरोप लगाया कि हत्या से ध्यान भटकाने के लिए ममता सरकार की तरफ से उनके घर पर पुलिस भेजी गई है। भारी बारिश और हाई टाइड की वजह से इटली का वेनिस शहर पानी पानी हो गया। बताया गया कि शहर को हाई टाइड से बचाने के लिए समंदर में खास तौर पर रबर की दीवारें तैयार की गई थीं, लेकिन जानकारी के मुताबिक जब आफत आई तो दीवारों को काम पर लगाया नहीं गया, जिस वजह से पानी शहर में घुस गया। और हाल ये हो गया कि नहरों के शहर कहे जाने वाले वेनिस में नहरों और सड़कों का फर्क ही मिट गया। जो नावें सिर्फ नहरों पर चला करती थीं, उन्हें लोगों ने पानी से भरे रास्ते पर भी चलाना शुरू कर दिया। जगह जगह घुटनों तक पानी भरा नजर आया। सामने आई एक तस्वीर में तो कुछ लोग प्लास्टिक के बड़े बड़े थैले पैरों में पहनकर रास्ता पार करते दिखे। दुकानों में भी पानी घुसा तो लोगों की शामत आ गई। बड़े बड़े पाइप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि वेनिस को हाई टाइड से बचाने के लिए जुलाई में ही एक एंटी फ्लड सिस्टम का ट्रायल किया गया था, लेकिन वो काम तभी करता है जब समंदर में हाई टाइड का स्तर 130 सेंटीमीटर तक हो। इतने का अनुमान नहीं था, लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि हाई टाइड का लेवल इसके पार चला गया। नतीजा ये हुआ कि एंटी फ्लड सिस्टम एक्टिवेट न होने की वजह से वेनिस शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के छठे चरण में 31 सीटों के लिए आज मतदान होगा। जम्मू की 14 और कश्मीर की 17 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की प्रक्रिया 28 नवंबर को शुरू हुई थी, जो 19 दिसंबर तक चलेगी। चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इजरायल की अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व अधिकारी हाइम एशड ने एलियन से संपर्क होने की जानकारी दी। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड में न केवल एलियन मौजूद हैं, बल्कि अमेरिका और इजरायल के साथ उनका संपर्क भी है। लेकिन दावा है कि दुनिया इस हकीकत को मानने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है, इसलिए वो अब तब तक दुनिया के सामने नहीं आएंगे
जब तक हम उनकी हकीकत मानने को तैयार ना हो जाए। दावा यह भी किया गया कि इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी है, जो ये राज सबको बताने वाले थे, लेकिन एलियन ने ही उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बताया गया कि मंगल ग्रह पर एलियन ने अपना अड्डा बना रखा है, जहां अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रतिनिधि और उनके बीच बातचीत भी होती है। इतना ही नहीं, एलियन और अमेरिका के बीच एक गुप्त समझौते का भी दावा किया गया, जिसके मुताबिक एलियन अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अंतरिक्ष को और समझने में जुटे हैं। दिल्ली से लगे बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पंजाब और हरियाणा के किसानों के अलावा दूसरे राज्यों के किसान इस आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे देश के किसानों का फसलों का नुकसान कम होगा, उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी। किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। नीति से और नियत से सरकार पूरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। चौबीस घंटे चल रहा लंगर, कई महीने टिकने का दावा, बड़े किसानों का बड़ा आंदोलन, छोटे किसानों का क्या होगा। किसी आंदोलन का ये वो चेहरा है जो अक्सर देखा नहीं जाता। कृषि कानून को लेकर सरकार से छिड़ी जंग में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आर पार की लड़ाई का मूड बनाया, तो आंदोलन की तपिश को लंबे वक्त तक बरकरार रखने के लिए इंतजाम भी चाक चौबंद किए गए। राशन पानी से लेकर दवाओं तक, सोने ओढ़ने से लेकर शरीर की तकलीफ दुरुस्त करने तक ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि आंदोलन में व्यवस्थाओं की जो भी तस्वीर देख रहा है वो हैरान है। हजारों की तादाद में किसान लगातार कृषि कानूनों की वापसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में हजारों किसान हैं, लेकिन उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर रोटी की मशीन लग रही है और ये काम कैसे करती है, यहाँ आप देखेंगे इसमें सिर्फ आटा डाला जाएगा और आटा डालकर देखिए ये पूरी रोटियां जो हैं आगे की तरफ निकलती हुई आपको नजर आएंगी। मतलब सिर्फ आटा इसमें डाला जा रहा है और यहाँ पूरी तैयार रोटियां यहाँ पर निकल रही हैं। कड़ाके की सर्दी को बर्दाश्त करते किसानों के बीच एक तस्वीर और वायरल हो गई, जिसमें बाकायदा मशीनों के जरिए किसानों के पैरों की मसाज हो रही है। किसान आंदोलन को आज 17वां दिन है। जाहिर है किसान आंदोलन में पहुंच रहे लोगों को थकान भी महसूस हो रही होगी। सिंघू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है और उस थकान को मिटाने के लिए यहाँ फुट मसाज मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ जो लोग पहुँचे हैं प्रोटेस्टर्स, वो यहाँ पर इनमें अपने पैर रखते हैं और थोड़ा सुकून ज़रूर इनको मिल रहा है यहाँ पर। और एक लॉट में 20 से 25 लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यही सवाल उठता है कि देश भर के किसानों के साथ का हवाला देने वाले किसानों के बीच आखिर वो किसान कहां हैं जिन्हें आंदोलन के पोस्टर में आने का मौका नहीं मिला। अभी तक जो मंडी सिस्टम था उस पे किसका कब्जा था, और मंडी सिस्टम से जो लोग फायदा उठाते थे वो छोटा किसान तो कर नहीं पाता था, वो वही आदमी कर पाता था जिसकी पॉलिटिकल पहुंच थी, जो पैसे वाला था, जो मंडी में अपना वर्चस्व कायम कर सकता था। लेकिन अब जब ये मंडी खुल जाएगी, अल्टरनेट ऑप्शन आ जाएगा, तो निश्चित रूप से छोटे किसान को भी फायदा होगा। और यही बात हमें समझनी पड़ेगी कि एक
जहां पे एक मसल पावर और मनी पावर चलती है, वहां पे छोटे इंसान को, छोटे किसान को कभी फायदा नहीं होता है, और यही आज एपीएमसी में हो रहा है। अगर ये छोटे किसान के हितैषी होते तो एपीएमसी में छोटे किसानों को हक क्यों नहीं मिलता? आज तक छोटा किसान गरीब क्यों रहता? आज किसान गरीब का गरीब है, लेकिन किसान की फसल बेचने वाले मिडलमैन सब अमीर हो गए। क्या ये एविडेंस अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि जो किसानों का, छोटे किसानों का हक कौन मार रहा था? किसान गरीब रहा, लेकिन जिसने उसका माल बेचा वो अमीर होता गया। ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि इस सिस्टम में छोटे किसान को उसका हक नहीं मिला। जिनके पास ताकत थी उन्होंने छोटे किसान से माल लिया, आगे मनमर्जी दाम पे बेचा और उसका मुनाफा उठाया, और यही तो होता रहा है आज तक 70 साल में। आंदोलन को 17 दिन बीत चुके हैं। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान डटे हुए हैं। सवाल तो ये भी है कि ज्यादातर राज्यों के किसान इस आंदोलन से गायब क्यों हैं? इन तमाम बातों की पड़ताल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने नए कृषि कानून और छोटे किसानों को होने वाले फायदों के बारे में दावा आखिर क्या किया है। फसलें उगाने वाले किसानों को, फल सब्जियां उगाने वाले किसानों को जितना आधुनिक टेक्नोलॉजी का, आधुनिक व्यापार और उद्योग के तौर तरीके का जितना सपोर्ट मिलेगा, उनकी जरूरतों को देखते हुए जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हमारे देश के किसानों का, फसलों का नुकसान कम होगा, उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें फसल बेचने के लिए नए बाजार मिलेंगे और खेती के लिए नई तकनीक भी मिलेगी। पीएम मोदी ने दावा किया कि सरकार नीति और नीयत के साथ किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। आज ग्रामीण क्षेत्र में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। पहले की नीतियां जो भी नहीं हो, लेकिन आज की पॉलिसीज ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नीति से और नियत से सरकार पूरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल छोटे किसान और बड़े किसानों के बीच का ये मुद्दा आखिर क्यों उठा है, इसे भी समझना जरूरी है। देश भर में करीब 10 करोड़ किसान हैं। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 0.2% किसान आंदोलन के साथ हैं। राज्यों का जिक्र करें तो खुले तौर पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। इसके अलावा आंदोलन में शामिल पंजाब और हरियाणा के ये वो किसान हैं जिनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। यानी किसानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं खड़ा है। उसे साफ लग रहा है कि नया कृषि कानून उसके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। सरकार का दावा है कि इस कानून के आने से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी की बढ़ी है तो वो है बिचौलियों की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी दावा किया है कि नए कानून से छोटे किसानों को भी बड़े किसानों के जैसे अवसर मिलेंगे। जो बिचौलिए हैं, जो चाहते हैं कि छोटे किसान, मझोले किसान हमारे नियंत्रण में रहें, सिर्फ हमारे दरवाजे से जाएं और हम उनका शोषण करें, उनकी समस्या है। छोटे किसानों को अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनको मंडी के दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है? और क्यों एकाध प्रदेश के ही किसान या बीच के लोग इस तरह का दबाव बना रहे हैं? ये सवाल है ना। सरकार ये भी दावा कर रही है कि कानून में किसानों को उनकी मर्जी के मुताबिक व्यवस्थाएं दी गई हैं। बावजूद इसके आंदोलन कर रहे किसान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। यही वजह है कि सरकार ने भी अब लोगों को कृषि कानून पर जागरूक करने का फैसला कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि अब बीजेपी कृषि कानूनों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर जागरूकता अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन किया जाएगा। देश के सभी 718 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी।
इस काम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्य सरकारों के मंत्रियों और संगठन के नेताओं को लगाया जाएगा। इस दौरान किसानों को नए कानून से उन्हें मिलने वाले फायदों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही कृषि कानूनों के बारे में क्या अफवाह फैलाई जा रही है, इसकी भी तफसील से जानकारी दी जाएगी। जो उनके सुझाव थे, केंद्र ने लिखित में अधिकतम मानने का काम किया है। एक दो सुझावों पे कहीं आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाए। असम में आंदोलन पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि छोटे किसान फसल पैदा होने से लेकर फसल की बिक्री तक के पूरे साइकिल में हमेशा पिसते रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिर्फ बड़े किसानों की ही मंडियों तक पहुंच होती है। 6% किसान ही मंडी में अपनी फसल बेच पाते हैं, यानी छोटे किसानों की मंडियों तक पहुंच नहीं होती। जाहिर है जो आंदोलन इस वक्त दिल्ली से सटे कई बॉर्डर पर चल रहा है, उसे भले ही कई और दिन तक आगे ले जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इस आंदोलन से किसानों का वो एक बड़ा तबका गायब है जो खेतों में दिन रात मेहनत करने के बाद अपनी फसल की उचित कीमत चाहता है।